हेलो। नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्री कोचिंग प्रयागराज के ब्रांच के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पिछले 2-3 क्लास से लगातार जुड़े हुए हैं इस बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास के साथ, इसमें हम वो चीज़ें सीख रहे हैं जो हमारे अपकमिंग जो एग्ज़ाम हैं उनमें हो सकता है आपको देखने को मिल जाए डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर इसके कॉन्सेप्ट आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जान रहे हैं क्लासेस में क्या क्या जनरल एग्रीकल्चर के बारे में सीख रहे हैं। जो सामान्य हमारा कृषि विज्ञान है उसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखते हैं और उनके आंसर्स को देखते हैं बारी बारी से कि क्या आंसर्स हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम कर सकता है। तो इस हिसाब से हम फिर आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपके सामने क्वेश्चंस को बताते हुए बढ़ेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज लीस्ट वेदरिंग इन सॉयल, है ना। ये कौन सा ऐसा मिनरल है जो लीस्ट वेदरिंग यानी कि बहुत कम वेदरिंग या बहुत कम अपक्षयित होता है ना, बहुत कम क्षरित होता है। जैसे मान लो कोई ये पदार्थ है, ये बहुत कम क्षरित हो रहा है, धीरे धीरे टूटने फूटने की जो प्रक्रिया है बहुत कम हो रही है। ऐसा कौन सा मिनरल है? जो ये मिनरल दिए हुए आपके सामने, ओलिवाइन, क्वार्टज, कैल्साइट और बायोटाइट, इनमें कौन सा मिनरल है जो बहुत कम टूट फूट रहा है और प्रभाव अपक्षयित होने की प्रक्रिया जो है बहुत कम हो रही है ना। इस प्रक्रिया में देखें तो सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है ओलिवाइन, ठीक है, दूसरा क्वार्टज और तीसरा कैल्साइट और चौथा हमारा बायोटाइट। तो अगर सबसे कम अपक्षयित होने की बात करें या फिर एकदम एक्सट्रीमली रेसिस्टेंसी की बात करें, जो अपक्षयित होने के लिए रेसिस्टेंसी दिखाता है, वो है हमारा क्वार्टज। तो यहाँ पे हमारा क्वार्टज सही हो जाएगा, ठीक है। और कभी पूछे कि सबसे ज्यादा अपक्षयन किसमें होता है, सबसे ज्यादा अपक्षयित कौन सी होती है, तो उसके लिए बात करेंगे हम कैल्साइट, है ना। अगर हाईएस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंसी कौन दिखाता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेसिस्टेंसी कौन दिखाएगा, तो हमारा क्वार्टज। और सबसे कम लीस्ट रेसिस्टेंसी की बात करेंगे अपक्षयन में, तो वो करेगा कौन, हमारा कैल्साइट। यानी कि लीस्ट वेदरिंग अगर किसी में होता है, सबसे कम लीस्ट वेदरिंग की बात करेगा तो हमारा क्वार्टज हो जाएगा, लेकिन एक्सट्रीमली ज्यादा वेदरिंग की बात करेगा तो हमारा कैल्साइट हो जाएगा। यानी कि क्वार्टज की बात करेंगे तो लीस्ट वेदरिंग, हाईली वेदरिंग की बात करेंगे तो कैल्साइट, और मॉडरेट की बात करेंगे तो हमारा बायोटाइट और ओलिवाइन आ जाता है ना। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो आपके सामने है क्वार्टज, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, द मोस्ट पॉपुलर एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी इन पिजन पी। पिजन पी यानी कि अरहर, उसी को तुर भी कहते हैं, है ना। इसकी दो स्पीसीज हैं, आप लोग जानते होंगे, एक को कहते हैं केजानस, केजानस, केजान, है ना, और वैरायटी क्या हो जाती है, फ्लेवस। एक वैरायटी कौन सी जाती है, फ्लेवस। जो फ्लेवस है यही क्या हमारा यही हमारा तुर है, ये तुर है, जहां पे फ्लेवस लग गया वो तुर है। और ये साउथ वाले रीजन में ज्यादा ग्रो किया जाता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का भी होता है। और दूसरा कौन सा होता है, केजानस, केजानस, केजान, केजानस, केजान वैरायटी बाई कलर। ये जो बाई कलर है ना, यही अरहर है, ये जो बाई कलर है यही अरहर है, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। अपने नॉर्थ रीजन में सबसे ज्यादा इसी को ग्रो किया जाता है। तो दो प्रकार की तो स्पीसीज पाई जाती है, वैरायटी पाई जाती है, किसकी, हमारे अरहर की, या फिर कह लो पिजन पी की। दो प्रकार की वैरायटी पाई जाती है, एक है फ्लेवस और दूसरा कौन सा हमारा है, दूसरा हमारा बाई कलर, जिसको अरहर कहते हैं, जो फ्लेवस है उसे तुर कहते हैं, है ना। मार्केट में आकर देखोगे तो अवेलेबल जो है सबसे ज्यादा वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाला ही अवेलेबल होता है, वो तुर होता है। ये साउथ रीजन में सबसे अच्छा कल्टीवेशन इसका साउथ रीजन में किया जाता है, ठीक। अब इसमें भी पूछा जा रहा है कि जो अरहर की अर्लीस्ट वैरायटी है, अगर अर्लीस्ट वैरायटी की बात करें तो कौन सा हो जाता है, हमारा प्रभात। अर्लीस्ट वैरायटी की बात करेंगे तो प्रभात, लेकिन अर्ली वैरायटी की बात कर रहा है यानी कि अगेती वैरायटी, अगेती प्रजाति की बात कर रहा है, तो हमारा उपास 120 यहाँ पे सही हो जाएगा। उपास 120 इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर इन केस कभी पूछ ले अर्लीस्ट वैरायटी यानी कि सबसे ज्यादा अगेती, यानी कि बहुत जल्दी कम समय में होने वाली, है ना, तो उससे बात करेंगे प्रभात, जो है बहुत कम समय में होने वाली वैरायटी है। लेकिन अरहर की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी, जैसे बहार है, मालवीय चमत्कार है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मालवीय चमत्कार किसकी वैरायटी है या फिर बहार किसकी किस्म है, तो इसे जानते रहना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून काजेज रेनफॉल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग, यानी कि किस मंथ में या किस समय में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला बात है, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून की बात हो रही है, वो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में
किस समय में वर्षा करता है ना, यानी कि किस मौसम में बात करने के प्रकार से, या फिर एक महीना ले लो कि किस महीने में वो एक्टिव होता है वहां पर, है ना। तो ये एक्टिव होता है हमारे साउथ रीजन में, वो भी कहाँ पे, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, और थोड़ा बहुत जो बारिश कराता है वो कराता है एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत बारिश कराता है। इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित तमिलनाडु होता है हमारा, और ये हमारे रबी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इस जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है इसी को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून भी इसी को कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि रिट्रीटिंग मानसून से कौन सी फसलों को ज्यादा लाभ पहुंचता है या कौन सी फसलें ज्यादा बेनिफिटेड होती हैं इसके द्वारा, तो हमेशा बताना एक ही, कौन सी, रबी फसलें। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर में एक्टिवेट होता है, ये नवंबर दिसंबर में एक्टिवेट होता है, जिस समय हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अपना क्या करता है, यहाँ से विड्रॉ हो जाता है। जब यहाँ से वो विड्रॉ हो जाता है साउथ वेस्टर्न मानसून, उसके बाद ये एक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए इसको रीट्रीटिंग मानसून कहते हैं, क्योंकि दोबारा से ट्रीट करता है। ठीक, अगर बात करें अपने साउथ वेस्ट मानसून की, तो साउथ वेस्ट मानसून एक्टिव होता है 1 जून को, कहाँ पे, केरला में। 1 जून को केरला में एक्टिव होता है, और पूरे इंडिया का 75% रेनफॉल जो है इसी के द्वारा कवर होता है। किसके द्वारा कवर होता है, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा हमारा लगभग 75% रेनफॉल कवर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बात करेंगे हमारा नवंबर दिसंबर जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी साउथ वेस्ट मानसून की बात करेगा तो जून से एक्टिव होता है ना, और कब तक, सितंबर तक रहता है। जून से एक्टिव होके साउथ वेस्ट मानसून सितंबर तक एक्टिव रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन हमारे सामने है, द एंटी क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट इन यंग सीडलिंग ऑफ फॉरेस्ट सोरगम, है ना। जो चारे वाली हम ज्वार उगाते हैं उनमें देखा जा रहा है कि कौन सा एंटी क्वालिटी फैक्टर है, यानी कि जो उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर रहा है, जिस वजह से हम उसको पशुओं को नहीं खिला सकते, या खिलाएंगे तो कुछ ऐसा हार्मफुल इफेक्ट दिखेगा पशुओं पे, है ना। तो एंटी क्वालिटी फैक्टर जो है वो कहाँ पे काज हो रहा है, यंग सीडलिंग। किसकी, यंग सीडलिंग हमारी फॉरेस्ट सोरगम की। फॉरेस्ट सोरगम यानी कि चारे वाली ज्वार की जो फसल हमने लगाई है वहां पे वो एंटी क्वालिटी फैक्टर काज कर रहा है। तो कौन सा एंटी क्वालिटी फैक्टर होता है, तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है हमारा कोमारिन, दूसरा ऑप्शन है टर्पेंस, और तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोसायनिक एसिड, है ना। तो इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है, बताइए, इन चारों में से कौन सा सही हो सकता है। अगर कोमारिन की बात करें तो ये स्वीट क्लोवर में पाया जाता है ना, ये भी एंटी क्वालिटी फैक्टर है जो स्वीट क्लोवर में पाया जाता है। अगर बात करें कॉटन में, कॉटन के एंटी क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो वहां पे क्या पाया जाता है, गॉसिपॉल पाया जाता है, गॉसिपॉल, है ना। अगर मैंगो की बात करें तो उसमें रेजिन पाया जाता है, मैंगो में क्या पाया जाता है, रेजिन पाया जाता है। अगर बात करें अपने लेथाइरस की बात करें, लेथाइरस जिसे खेसारी कहते हैं, लेथाइरस में BOAA ये मान के चलो ये न्यूरोटॉक्सिन है जो किसमें पाया जाता है, अपने लेथाइरस में, या फिर इसको ज्यादा खाने से हमारे लेथाइरिज्म हो जाता है ना, हमारे शरीर को लकवा मार जाता है। इस प्रकार का फैक्टर किसमें पाया जाता है, इसमें। तो ठीक है, तो यहाँ पे पूछा किसके लिए जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ज्वार के लिए। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, हाइड्रोसायनिक एसिड, या फिर इसी को प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, इसी को प्रूसिक एसिड भी कहते हैं, या फिर इसी को धुरिन भी कहते हैं। हाइड्रोसायनिक एसिड या फिर प्रूसिक एसिड या फिर धुरिन, कहीं भी ऑप्शन में आ जाए तो बिना सोचे लगा देना है। किसके एंटी क्वालिटी फैक्टर के लिए, ज्वार के। ज्वार में एंटी क्वालिटी फैक्टर यही है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बिलोंग टू पॉप मेज, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से प्रजाति है जो पॉपकॉर्न यानी कि पॉप वाले मेज को बताता है, पॉप वाले स्पीसीज को बताता है ना, या फिर उसका नाम क्या रखते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं कि मेज को अगर कर्नल्स के आधार पर किसी ने बांटा, किसने बांटा है, कीन्स ने बांटा है ना। कर्नल्स के आधार पे यानी कि उसके दानों के आधार पे, है ना, दानों के आधार पे कीन्स ने इसे बांट दिया है ना।
15th में बांटा था, ठीक है। और बात करें इवर्टा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जियामेज इवर्टा, या फिर पढ़ते हैं जियामेज एमाइलेसिया, जियामेज इंडुराटा, जियामेज सेरेटिना, है ना। तो ये अलग अलग होते हैं, इनके अलग अलग बॉटनिकल नेम होते हैं। तो इसी में से पूछा जा रहा है कि पॉप कार्न के लिए कौन सा होगा, तो पॉप कार्न के लिए कौन सा होगा, एमाइलेसिया होगा, इंडुरेटा होगा, या फिर सेरेटिना होगा। अगर सेरेटिना की बात करें तो इसका जब हम बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जियामेज सेरेटिना, ऐसे लिखते हैं ना, है ना। जियामेज सेरेटिना ये होता है वैक्सी कार्न, हमारा जो सेरेटिना है इसको बोलते हैं हम वैक्सी कार्न, ठीक। उसके बाद आते हैं इंडुराटा की बात, एक होता है इंडुराटा, एक होता है इंडेंटाटा। जब डेंट कॉर्न की बात करेगा तो बोलेंगे इंडेंटाटा, जो अमेरिका में ज्यादा ग्रो किया जाता है। लेकिन जब बात करेगा इंडुराटा यानी कि फ्लिंट कार्न, जो अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, तो इसका अगर नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जियामेज इंडुराटा, और कॉमन नेम क्या होगा इसका, फ्लिंट कार्न, है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता है फ्लिंट कार्न कौन सा है, फ्लिंट कौन सा है, तो हम बताते हैं इंडुराटा। यहाँ पे पूछता बैक्सी कार्न कौन सा है या बैक्सी कौन सा है, तो हम सेरेटिना बताते हैं। अब ऐसे आ गए एमाइलेसिया, एमाइलेसिया को बोलते हैं फ्लोर कार्न, है ना, एमाइलेसिया को बोलते हैं फ्लोर कार्न, या फिर लिखते हैं जियामेज एमाइलेसिया, है ना। तो ये कौन सा हो गया, पहला वाला ये हमारा हो गया बैक्सी कार्न, ये हो गया हमारा फ्लिंट कार्न, ठीक, ये हो गया हमारा फ्लिंट कार्न। और एमाइलेसिया वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, जियामेज एमाइलेसिया, ये हो जाएगा हमारा फ्लोर कार्न, ठीक, ये हमारा फ्लोर कार्न हो जाएगा। अब अगर देखें तो इसमें से कौन सा बच रहा है, बस इवर्टा बच रहा है। तो इवर्टा हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा पॉप कार्न, है ना, यही हमारा हो जाएगा पॉप कार्न। तो यही वाला आंसर हमारा इसके लिए सही है। कभी कभी पूछ लेता पॉड कार्न, तो पॉड कार्न के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पॉड कार्न के लिए जियामेज टूनिकेटा, जहां पे मिल जाए जियामेज टूनिकेटा तो समझ जाओ वहां पे क्या है, पॉड कार्न है। और ये कैसा है, वाइल्ड फार्म में इसका कल्टीवेशन अब बिल्कुल नहीं किया जाता, ये पॉड की तरीके से मिलता है। जैसे एक बीड देखा होगा आप लोगों ने, फिशैलिस मिनिमा, फिशैलिस मिनिमा क्या होता है, वो बालून से जैसा होता है ना, उसके अंदर सीड होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसका जितने भी कर्नल्स होंगे इसमें वो एक पॉड के रूप में होंगे, ऐसे अंदर के कर्नल्स रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से पाए जाते हैं जियामेज टूनिकेटा यानी कि पॉड कार्न। अब बात करते हैं, इफ ए फार्मर प्रैक्टिसेस सुगर केन, कॉटन, व्हीट, द क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी एट हिज फार्म विल बी। यदि कोई किसान गन्ना, कपास, गेहूं की खेती करता है तो उसके खेत में फसल चक्र की गहनता क्या होगी। फसल चक्र की गहनता की बात कर रहा है ना, दो चीज होती है हमारे सामने, एक कौन सी होती है, एक होती है फसल चक्र गहनता, ध्यान से देखिएगा, एक होती है फसल चक्र गहनता, फसल चक्र गहनता, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी। और दूसरा होता है हमारा फसल गहनता, जिसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना, इसको बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ठीक। तो दोनों में अंतर है, एक में क्या करते हैं, एक में हम ये देखते हैं इसमें कि एक जो फसल चक्र हम अपना रहे हैं उस फसल चक्र में कितनी गहनता है, यानी कि हम एक रोटेशन जो बना रहे हैं उस रोटेशन में कितनी गहनता है। एक में हम देखते हैं एक लोकेलिटी पे कितनी गहनता है ना, एक लोकेलिटी पे जो फसल का क्रम हम फॉलो कर रहे हैं उस लोकेलिटी पे कितने गहन तरीके से हम खेती कर पा रहे हैं, ये दोनों में बेसिक अंतर होता है, ठीक है। एक में क्या होगा, इसमें साफ साफ लिखा फसल चक्र की गहनता चेक करेंगे, एक में लोकेलिटी की गहनता चेक करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन चेक करना है। तो क्रॉप रोटेशन का फार्मूला क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का फार्मूला क्या होगा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, इसका फार्मूला क्या होता है, कुल फसलों की संख्या बटे ड्यूरेशन, यानी कि कुल फसलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप्स, और नीचे क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन, नीचे हम रखेंगे ड्यूरेशन, यानी कुल फसलों की संख्या, नीचे समय किसमें होगा, ईयर में होगा, नीचे जो हम रखेंगे समय रखेंगे वो ईयर में रखेंगे, और गुणा में 100 कर दीजिए। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब हम चलते हैं, पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रॉप देखेंगे, कितने क्रॉप हो रहे हैं, 1 2 3, यानी कि हमको कितने मिल रहे हैं, 3 क्रॉप मिल जा रहे हैं। अब ड्यूरेशन देखेंगे, ड्यूरेशन चेक करना है क्योंकि मैं नीचे ड्यूरेशन देना है ना, ड्यूरेशन को बताना है। तो शुगर केन पूरा 1 साल लेके जाता है
है ना। शुगर केन को पूरा पूरा 1 साल चाहिए होता है ना, ग्रो होने के लिए। लगभग मान के चलो 360 दिन तक ये ले जाता है आराम से, है ना। अपने यहाँ 1 साली वाला क्रॉप ही तो ग्रो किया जाता है ज्यादातर। 1 साली तो समझो कम से कम 1 साल ही जाता है। साली में 16 से 18 माह तक हमारे पास कवर हो जाता है अच्छा खासा। लेकिन अरसाली अपना महाराष्ट्र रीजन में, साउथ रीजन में ज्यादा करते हैं। अपने यहाँ कौन सा 1 साली वाला ही ग्रो करते हैं ना। ऑटम वाला करे चाहे स्प्रिंग वाला, दोनों में से एक करेंगे। एक को अच्छा हाँ, इसमें 2 रीजन भी है। एक को बोलते हैं, जैसे देखो जो हम लगाते हैं ऑटम वाला, अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के पास हुआ, है ना, उसको बोलते हैं ऑटम वाला। उसको कहेंगे 1 साली। 1 साली क्यों है? क्योंकि दोबारा हम कटाई भी उसे अक्टूबर में ही करते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास ही करते हैं। बुआई कब की? अक्टूबर में की। दोबारा कटाई करने आ रहे हैं तो भी अक्टूबर। 1 साल कवर कर रहा। जो स्प्रिंग वाला होता है जिससे हम फरवरी मार्च में प्लांटिंग करते हैं, फरवरी मार्च में, है ना, तो ये क्या होता है, फरवरी मार्च में लगाया, कटाई कब कर ले रहे हैं? नवंबर में। तो ये 1 साल नहीं कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको कभी कभी कम साली। तो ये 2 नाम आए तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 1 साली या कम साली। वैसे अपने यहाँ अगर पूछे नॉर्थ रीजन में तो 1 साली वाला ही गन्ना ज्यादातर उगाया जाता है। ठीक, तो 1 साल पूरा लेके गया शुगर केन। अब बच्चा कॉटन। कॉटन को मान लो हमने खरीफ में लगाया और व्हीट को हमने रबी में लगाया। तो 1 साल ये 1 साल ये, यानी कि कितना हो गया? 3 क्रॉप और 2 साल हो गया। और गुड़ा में 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? लगभग हमारा 150% हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम किसकी गणना कर सकते हैं? इस प्रकार से हम क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की गणना कर सकते हैं, या फिर फसल चक्र गहनता की गणना कर सकते हैं। लेकिन गलती से, है ना, गलती से अभी यहाँ पे क्या होता, लिख दिया होता इसे फार्मर प्रैक्टिसेस 2 हेक्टेयर एरिया इन 2 हेक्टेयर एरिया। 2 हेक्टेयर एरिया में जब शुगर केन कॉटन का मतलब वो कल्टीवेशन कर रहा है, और तब गणना किसकी करिए? तब गणना कीजिए, यहाँ पे फसल चक्र हटा दीजिए, फसल की गहनता का अध्ययन कीजिए, है ना, फसल गहनता के अध्ययन कीजिए। तो उस पर क्या फार्मूला लगेगा वहां पे? यानी कि कुल कृषित क्षेत्र, है ना, कुल कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र बटा में शुद्ध कृषित क्षेत्र, शुद्ध कृषित क्षेत्र गुणा में 100। यानी कि ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, और नीचे हो जाएगा हमारा नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100, है ना। इससे क्या निकालते हैं? क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जहां पे भी एरिया दे देगा, है ना, तो एरिया जैसे दिया तो समझ जाओ वहां पे किसकी गणना करनी है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी की गणना करनी है। कि 2 हेक्टेयर एरिया, मैंने बताया था ना कि ये किसी एरिया में, किसी लोकेलिटी पे कहां पे हो रहा है, वहां पे इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की गणना करते हैं। लेकिन अगर बात करें कि वो किसी रोटेशन में पूछ रहा है तो वहां क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की बात करेंगे, फसल चक्र गहनता की बात करेंगे, कितनी गहनता किसी फसल चक्र में है ना। तो ये 2 चीज डिफर करती हैं, इन दोनों को अलग करती हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आप याद रखना। और बहुत ही सिंपल फार्मूला हमेशा याद रख सकते हो, कभी भी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालनी हो तो याद करो कुल फसलों की संख्या बटा में समय, वो भी समय किसमें होगा? वर्ष में होगा, गुणा में 100 कर दोगे, 100 कर दोगे, है ना। लेकिन जब बात करेगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, तब हम क्या ध्यान देंगे? कुल कृषित क्षेत्र बटा में शुद्ध कृषित क्षेत्र, कुल कृषित क्षेत्र बटा में शुद्ध कृषित क्षेत्र, यानी कि ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, और नीचे हो जाएगा शुद्ध कृषित क्षेत्र जो है वो नेट कल्टीवेटेड एरिया। अब समझना ये भी है कि कुल कृषित क्षेत्र और नेट जो बात हो रही है, कुल यानी कि ग्रॉस की बात हो रही है और नेट की, तो ग्रॉस और नेट कल्टीवेटेड एरिया में अंतर क्या है? अब ग्रॉस की बात करें, मान लो हमारे पास 1 हेक्टेयर एरिया है, ये 1 हेक्टेयर एरिया है। अब इसको 1 साल में हम कितनी बार कल्टीवेटेड कर लेंगे वो चला जाएगा हमारा कुल में। लेकिन शुद्ध की बात करें तो हमारे पास शुद्ध कितना है? 1 ही हेक्टेयर एरिया है, 1 हेक्टेयर एरिया, तो शुद्ध कितना है? 1 है, तो इसको यहाँ पे 1 रखेंगे। जैसे यहाँ की बात करें, अब 2 हेक्टेयर में हमने शुगर केन ग्रो कर लिया, 2 हेक्टेयर में हमने कॉटन ग्रो कर लिया, और 2 हेक्टेयर में हमने क्या ग्रो कर लिया? व्हीट। हमारे पास कितना कुल कृषि क्षेत्र कितना हो गया? 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 6 हेक्टेयर हमने क्या कर लिया? कुल कृषि क्षेत्र में ले लिया। लेकिन हमारे पास कितना था वहां पे? 2 हेक्टेयर ही था ना, तो हमारे पास 2 हेक्टेयर है, और गुणा में 100 कर लो, है ना, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालनी, गुणा में 100 कर लो, तो कितना आ गया? ये 300% हमारे पास क्या आ गया? क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई, है ना। तो एक क्वेश्चन से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कभी भी निकालना हो तो निकाल सकते हो, और कभी भी गणना करनी निकाल सकते हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे जानना है, इसका एक प्रिंसिपल होता है, कभी भी फैलो लैंड को हम क्रॉप में नहीं ऐड करेंगे, है ना। फैलो लैंड यानी कि प्रति भूमि को कभी भी हम नहीं जोड़ेंगे, किसमें? क्रॉप में। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया, हमने खरीफ सीजन में राइस उगा लिया, ठीक है, रबी में हमने व्हीट उगा लिया, ठीक, और क्या किया? जायद में हमने फैलो छोड़ दिया, प्रति छोड़ दिया। तो इसको हम क्रॉप में नहीं गणना करेंगे, इन्हीं 2 को ही गणना करेंगे। और क्या होती है बात, जैसे मान लो हमने मेज
प्लस मूंग की इंटरक्रॉपिंग कर ली। मेज प्लस मूंग की जब इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो दोनों फसलों को हम एक ही मानेंगे, दो नहीं मानेंगे। जब भी फसल की गणना करेंगे ना तो हम इसे एक ही मानेंगे, है ना। मान लो अगर यहाँ पे ये बात हो रही क्रॉप रोटेशन में, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में एक फसल मान लेंगे, लेकिन जब क्रॉपिंग इंटेंसिटी की गणना करेंगे तो जितने भी, मान लो अगर ये 1 हेक्टेयर में लगाया गया है तो दोनों को मिला के 1 हेक्टेयर ही है। ये नहीं कि 1 हेक्टेयर ये 1 हेक्टेयर ये है, क्योंकि दोनों इंटरक्रॉपिंग में ना एक ही जगह पे है ना। तो ये चीज समझना, ये दो प्रिंसिपल काम करता है, बढ़िया से याद रखना। अब क्या है, कौन सा क्वेश्चन आपके सामने, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मास द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द गिवन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन सच डेट। मतलब ये जो दिया गया उनके मास के आधार पे, उनकी मान के लोग उनके द्रव्यमान के आधार पे जो ये बांटा गया है, तो कौन सा सबसे ज्यादा है और उनके घटते क्रम में अरेंज किया गया उनको, ठीक है, उनके घटते क्रम में उनको अरेंज किया गया है। तो अगर बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लगभग आपको कितना मिल जाएगा क्रस्ट में 46%। अगर बात करें सिलिकॉन की तो कितना मिल जाएगा 27, यानी कि 27% मिल जाएगा। बात करें एल्युमिनियम की तो आपको लगभग 8% मिल जाएगा। बात करें अगर आयरन की तो आपको मिल जाएगा ये लगभग 5%। बात करें कैल्शियम की तो लगभग 3.5 के आसपास ये मिलता है। तो इस प्रकार से इनको अरेंज करना है इनके घटते क्रम में। तो ऑप्शन देखें तो पहला क्या हो गया हमारा, ये 27 हो गया और ये 46 हो गया, यानी कि ये गलत हो गया, ये सही नहीं है। दूसरे को अरेंज करते हैं, ये 46 हो गया और ये हमारा 8 हो गया, 8% हो गया, ये भी गलत हो गया। और अगर हम तीसरे को अरेंज करें तो हमारा 46 हो गया और ये 27% हो गया और ये हमारा 5% हो गया, 8%, ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही ये वाला होगा। कैसे सही होगा, ऑक्सीजन की जो अर्थ क्रस्ट में मात्रा कितनी पाई जाती है वो पाई जाएगी हमारी 46%। अगर सिलिकॉन की बात करें तो 27%, यानी सिलिका की बात करेंगे तो 27%। अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो 8%। और बात करेंगे आयरन की तो कितना मिलता है हमें, आयरन कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमें 5% मिल जाता है। तो ये वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होगा, ठीक है। ठीक, अब लिखा गया आपके सामने, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नीड इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, है ना। किस प्रकार की जो हम ये खेती करेंगे, फार्मिंग सिस्टम अपनाएंगे, उसको पूरे साल सिंचाई की आवश्यकता होगी, है ना। कौन सा ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम या फिर कृषि प्रणाली अपनाएंगे जिसमें हमको पूरे साल इरिगेशन देना है, यानी कि इरिगेशन दे के, अगर इरिगेशन नहीं देंगे तो पूरी तरीके से क्रॉप फेल कर जाएगा, वो क्रॉप वहां पे हो नहीं पाएगा, वो सिस्टम वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन को देखते हैं, तो दिया गया है दियारा लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। अगर दियारा लैंड की बात करें तो दियारा लैंड खेती कहाँ होती है, जहां पे बाढ़ आता है, जहां रेगुलरली बाढ़ आता है और एक टाइम बाद पानी वहां से रिसेशन फॉर्म में नीचे चला जाता है और वहां पे हम खेती करते हैं, तो उसे बोलते हैं दियारा क्रॉपिंग, है ना, या फिर दियारा लैंड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, या फिर दियारा फसल बोलते हैं। अच्छा, इसमें दियारा फसलें जो होती है बहुत ज्यादा नदी के किनारे ज्यादा की जाती हैं, है ना, जहाँ पे बाढ़ वगैरह रेगुलरली आता रहता है और पानी रिसेस होकर जाता रहता है ना। तो वहां पे सबसे ज्यादा कुकुर बीट्स को लगाते हैं, है ना, कुकुर बीट्स की खेती दियारा लैंड में सबसे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई दियारा लैंड है, यहाँ पे मॉइस्चर उतना है क्योंकि एक बार बाढ़ आया है और धीरे धीरे वो बाढ़ उतर गया है पानी वहां से, और अब मॉइस्चर उस पर हम खेती कर लेंगे। तो यहाँ किसी प्रकार से पूरे मतलब ये सोचो कि पूरे साल में फिर इरिगेशन या सिंचाई की आवश्यकता है नहीं है। लेकिन बात करें इंटरक्रॉपिंग, है ना, इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, किसी भी निश्चित भूभाग पे, है ना, किसी निश्चित भूभाग पे एक निश्चित रो पैटर्न में, है ना, क्या करेंगे, वहां पंक्ति बनाएंगे, निश्चित क्रम बनाएंगे, और क्या सीड का जो प्रोपोर्शन होगा वो भी लगभग निश्चित होगा। इस क्रम में जब खेती करेंगे तो उसे बोलेंगे इंटरक्रॉपिंग। यानी मान लो जैसे खरीफ की बात कर रहे थे अभी हम, खरीफ में, खरीफ जो अभी सीजन चल रहा है ना, यहाँ पे हम क्या करें, मेज और प्लस क्या कर ले, मूंग को उगा लें, मेज प्लस मूंग को उगा लें, इंटरक्रॉपिंग कर लिए। तो इंटरक्रॉपिंग कर लिया भाई, एक सीजन खरीफ में हमारे पास मॉइस्चर है ही, बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे थ्रो आउट यानी कि पूरे साल सिंचाई की आवश्यकता क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खरीफ में हम इंटरक्रॉपिंग कर ले रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे, कोई बात नहीं है। अब बात आ रही है मिक्स क्रॉपिंग। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मिक्स क्रॉपिंग, तो वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग में, है ना। ड्राई लैंड फार्मिंग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला कोई क्रॉपिंग सिस्टम है तो वो मिक्स क्रॉपिंग वाला सिस्टम ही है, सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। और मिक्स क्रॉपिंग का टर्म कितने दिया है, लाफ लिटजे ने दिया है, लाफ लिटजे, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रुक जाओ क्लियर हो जाएगा आपका। लाफ लिटजे साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, 1928 में, ठीक। तो ये मिक्स क्रॉपिंग हो गया। अब मल्टीपल क्रॉपिंग की बात आ रही है, यानी कि हम एक साल में बहुत सारी फसलें लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या, कोई प्लाट है, एक समय में हम क्या कर रहे हैं,
ढेर सारे सीड को मिक्स करके जो सीजन में होती हैं उनको उगा ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ये ड्राई लैंड कंडीशन में इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ मॉइस्चर की कमी होती है, तो हम सोचते हैं कि कोई भी क्रॉप इस मिक्स क्रॉपिंग में से कोई एक क्रॉप बच जाएगी जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी। और इसे सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग भी कहते हैं, यानी कि जीवन निर्वाह टाइप की खेती भी कहते हैं इसको मिक्स क्रॉपिंग वाले, क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के निर्वाह के लिए खेती करते हैं। कोई एक फसल बच जाएगी तो हम इससे अपना जीवन यापन कर लेंगे। ये ड्राई लैंड वाले यानी कि शुष्क जो क्षेत्र है वहां पे ज्यादा वाली खेती की जाती है, जहाँ पे बरसात कितना होता है, लेस देन 750 mm होता है, वहां पे ये वाली सिस्टम अपनाई जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि बहुसस्य, है ना। एक प्रकार समझो कि बहुत सारी फसल लगानी, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी फसलें एक साल में लेनी है, जैसे खरीफ, रबी और जायद, है ना। ये तीनों सीजन में हमको फसलें उगानी है। अब तीनों सीजन में फसलें उगानी है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि अगर तीनों सीजन में फसलें उगाओगे तो हमें तीनों सीजन में मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है जो हमें खरीफ में बढ़िया अच्छा खासा मॉइस्चर दे देता है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर रिजीम हो सकता है बच जाए जो हम रबी में यूटिलाइज कर पाए, लेकिन जायद के लिए नहीं बचेगा। तो हमको अगर सिंचाई नहीं देंगे, थ्रू आउट ईयर सिंचाई नहीं देंगे मल्टीपल क्रॉपिंग में, तो ये वाली क्रॉपिंग सिस्टम फेल कर जाएगी। तो यही दिया गया ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम नीड्स इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को पूरे वर्ष सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को पूरे वर्ष सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ज्यादातर ड्राई लैंड वाले रीजन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, और ये वहां पर प्रयोग में लाया जाता है जहाँ पे फ्लडेड एरिया होती है, जहाँ पे बाढ़ आता है और पानी एक टाइम बाद हट जाता है ना। बिहार वगैरह के रीजन में देखोगे तो रबी मेज सबसे ज्यादा होता है ना, यही वाली फार्मिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ जाता है इस टाइम पे जो खरीफ वाला मेज उसकी खेती नहीं कर पाते हैं, तो रबी वाले समय में जब वो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर में हम रबी मेज की खेती करते हैं बिहार में। अब क्या दिया गया? डिहॉल्मिंग इन पोटैटो इज डन टू ऑब्टेन, यानी कि आलू में डिहॉल्मिंग एक प्रोसेस है, वो किस चीज को प्राप्त, निम्नलिखित में से किस चीज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? क्या वो हाई यील्ड है, क्या वो क्वालिटी सीड ट्यूबर है, हाइयर स्टार्च कंटेंट है, हाइयर प्रोटीन कंटेंट है ना। इनमें से किस चीज के लिए किया जाता है ना। डिहॉल्मिंग का मतलब समझो पहले, मान लो कोई फसल लगी हुई है ना, ऐसे तो आलू को ऐसे रिज पे लगाया जाता है ना, ऐसे लगी हुई है इस रिज पे, है ना, रिज और फ्रो में लगाई जाती है। अब क्या करेंगे, जो उसका वेजिटेशन है ना उसको काट के हटा देंगे, है ना, उसका जो वेजिटेशन है उसको काट के हटा देंगे, उसको ट्यूबर्स को मिट्टी में रहने देते हैं ना, ट्यूबर्स को मिट्टी में रहने देते हैं ताकि वो अच्छा खासा इंक्रीज कर पाए, उसकी क्वालिटी जो है ट्यूबर की वो इंक्रीज हो जाए। तो ट्यूबर की क्वालिटी जब इंक्रीज होगी तो अच्छा खासा सीड प्रोडक्शन होगा ना, तो अच्छा खासा सीड प्रोडक्शन होगा, किसके लिए यूटिलाइज होगा? अगली सीजन में हमारे ग्रो करने के लिए, या फिर अच्छा खासा क्वालिटी सीड होगा, या फिर उसे अपने कंजप्शन के लिए भी रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर डिहॉल्मिंग प्रोसेस जो किया जाता है वो कहाँ किया जा रहा है, किस चीज के लिए किया जा रहा है? आलू में क्वालिटी सीड ट्यूबर के लिए, क्वालिटी सीड ट्यूबर चाहिए होता है तो हम डिहॉल्मिंग करते हैं। ऐसा आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, लोग आलू की खुदाई से पहले उसको डिहॉल्म कर देते हैं, यानी उसका वेजिटेशन काट के हटा देते हैं, फिर 2 4 6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए उसे छोड़ देते हैं वैसे ही, फिर बाद में उसे आलू की खुदाई या डिगिंग करते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न इज डिफाइंड एज, है ना, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न को कैसे डिफाइन किया, फसल क्रम को किस प्रकार से डिफाइन किया जाए, किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है ना। तो हमने पहले ही आपको, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारी कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे वो जाके आप देख सकते हैं, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसको भी हम यहाँ पे ही क्लियर करा देंगे। तो ध्यान से देखो, द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप, है ना, द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप, क्या ये होगा? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन ए रिकरेंट सक्सेशन, क्या ये होगा? द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, ये मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप। तो क्या होगा कि ऐसा हो कि प्रोपोर्शन एरिया को डिफरेंट क्रॉप के लिए बांट दिया गया हो तो उसे बोलेंगे। क्या ऐसा होगा कि डिफरेंट क्रॉप इन रिकरेंट सक्सेशन में, यानी कि ऐसे है, पहले आलू लगा रहे हैं, आलू के बाद फिर हम लगा दे रहे हैं, कुकुरबिट लगा दे रहे हैं, फिर रिवर्स कर रहे हैं, फिर वही कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो फिर क्रॉपिंग पैटर्न बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, ये वाला सही हो जाएगा। किसी निश्चित भूभाग पे निश्चित समय में, है ना, किसी निश्चित भूभाग पे निश्चित समय में वहां की लोकेलिटी या मेजोरिटी जो फार्मर है, जब वो फसलों को इस प्रकार से अरेंज करता है, जैसे मान लो कि फसल रख रहा है फिर फैलो रख रहा है, तो जैसे मान लीजिए बिहार के रीजन से आप हैं, तो बिहार में मान लीजिए आप चंपारण रीजन से हैं, चंपारण रीजन की बात करें तो वहां पर ज्यादातर आपको गन्ना देखने को मिलेगा, व्हीट देखने को मिलेगा, राइस देखने को मिलेगा।
तो किसान क्या कर रहा है, एक टाइम पे वो वहां पे आपको राइस देखने को मिले खरीफ के सीजन में, रबी में आपको व्हीट देखने को मिले, पता चला उसमें खरीफ में क्या करे, फैलो लैंड छोड़ दिया। तो एक प्रकार से क्या कर रहा है, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, डिफरेंट क्रॉप एरिया किसके, द प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप, यानी कि अलग अलग फसलों को अलग अलग समय पे रख रहा है, और किस पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट एट टाइम पे, यानी जैसे मान लो खरीफ में क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ राइस दिख रहा है ना, एक पार्टिकुलर टाइम है ये ना, और रबी में हमको क्या दिख रहा, व्हीट दिख रहा है, एक पार्टिकुलर टाइम है। तो इस प्रकार से जब अरेंजमेंट होता है उसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न या फिर फसल क्रम बोलते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।